हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है बताइए ज़रा दोस्तों? अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम चल रहा है और ये जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी चल रहा है। जो बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं मिक्स्ड क्वेश्चनों वाली, चाहे वो दिल्ली पुलिस के लिए एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे रेलवे के लिए दे रहे हों या आने वाले टाइम में किसी भी एग्ज़ाम को वो देंगे, उसमें बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रही होगी ये लोग आप लोगों के लिए। बाकी आगे के लिए हम देखते हैं, थोड़ी ये वीडियो आज थोड़ी लंबी रहेगी, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि मिक्स्ड क्वेश्चन मैं 2-3 दिन से डाल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा नेट का इश्यू चल रहा है। मेरा जो हमने वाईफ़ाई लगवा रखा है, उसका कनेक्शन थोड़ा दिक्कत में है, इसलिए नेट जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाया था। ठीक है, कोशिश करेंगे दोस्तों कि आगे को लगातार ये वीडियो मिलती रहें आप लोगों को, है नी? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज है मिक्स्ड क्वेश्चन में किसी परितंत्र में उल्टा जैव मात्र प्रामिंड है। तो उल्टा जैव मात्र प्रामिंड कौन-सा है दोस्तों? तो आपको ऑप्शन इस तरह देगा घास स्थल परितंत्र, वन परितंत्र या मरुस्थल परितंत्र या तालाब परितंत्र। तो दोस्तों ध्यान रखना जो उल्टा जैव मात्र प्रामिंड है वो है तालाब परितंत्र। ठीक है बेटा? आगे देखते हैं स्थलीय परितंत्र की अगर बात करते हैं पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय परितंत्र नहीं है या निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र स्थलीय परितंत्र है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे जो हमारे स्थलीय परितंत्र होते हैं दोस्तों वन घास स्थल और रेगिस्तान जितने भी ये स्थलीय चीजें होती हैं तो स्थलीय चीजों पर जैसे कि वन स्थल में पाया जाता है, घास स्थल स्थलीय है और रेगिस्तान स्थलीय है, ये स्थलीय परितंत्र होते हैं दोस्तों। और अगर मैं बात करता हूँ जलीय परितंत्र की, तो जलीय परितंत्र आपका तालाब हो गया, झीलें हो गई, आर्द्र भूमि होगी, नदियां हो गया और ज्वार नदमुख हो गया। ज्वार नदमुख उसे कहते हैं दोस्तों जहां पे नदी अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। ज्वार नदमुख या ऊपर से नदी नीचे झरने टाइप में गिरती है उसे कहते हैं ज्वार नदमुख। तो ये जलीय परितंत्र होते हैं, ध्यान रखना तालाब, झीलें, आर्द्र भूमि, नदियां और ज्वार नदमुख। आगे देखेंगे किस जीवाणु के कारक पौष्टिक अल्सर जठर वर्ण होता है। तो कौन सा जीवाणु है जिसके कारण पौष्टिक पौष्टिक नहीं पेप्टिक अल्सर, कौन सा दोस्तों पेप्टिक अल्सर जठर वर्ण होता है। तो दोस्तों ये जो जीवाणु होता है ये होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण बेटा क्या होता है जठर जठर वर्ण होता है। तो आप इस नाम को याद रखेंगे, ये एक जीवाणु का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, कुछ मैंने चीजें लिखी यहाँ पे जैसे कि पेप्टिक अल्सर खुले घाव होते हैं। क्या होते हैं पेप्टिक अल्सर दोस्तों? ये खुले घाव होते हैं जो जो आमाशय, गैस्ट्रिक अल्सर या छोटी आंत के ऊपर वाले हिस्से जो जिसको गृहिणी अल्सर, छोटी आंत का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है, डुोडेनम, जेजुनम, इलियम, हिंदी में भी कुछ और कहते हैं उसको, अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो आमाशय, गैस्ट्रिक अल्सर या छोटी आंत के ऊपरी हिस्से गृहिणी अल्सर, क्या कहते हैं इसको, गृहिणी अल्सर के आंतरिक अस्तर पर विकसित होते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे जो पेप्टिक अल्सर होता है वो खुला घाव की तरह होता है, आमाशय में इसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, छोटी आंत के ऊपर वाले हिस्से में ये होता है, ठीक है। इसके अगर लक्षणों की बात करते हैं दोस्तों तो लक्षण क्या क्या है इसके, तो आमाशय दर्द मतलब पेट में दर्द होगा, सूजन होगा दोस्त, मतली, उल्टी, गंभीर मामले में रक्तस्राव शामिल है। अगर आपको ज्यादा इस बैक्टीरिया ने आपको इन्फेक्टेड कर दिया है, इन्फेक्शन बढ़ा दिया है, तो आपको दोस्तों रक्तस्राव भी हो सकता है, मतलब ब्लड भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु और फलीदार पौधों के बीच का संबंध डैश का उदाहरण है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जो दालें वगैरह होती हैं, नहीं फलीदार पौधे कौन से दालें वगैरह होती हैं के बीच का संबंध है, तो वो है दोस्तों सहजीविता, सहजीविता है इन दोनों के बीच की कड़ी।
एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? एक प्रकाश वर्ष दूरी मापता है। मैंने लास्ट वीडियो में कितनी बार आपको बता दिया होगा, ध्यान रखना। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, जो हमें बहुत ज्यादा दूरी मापनी हो तो, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय करता है। एक वर्ष में तय करी गई दूरी बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष के। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है दोस्तों? पूछ लेता है कि एक पारसेक में, पारसेक भी दूरी मापने का होता है, ठीक है, दूरी मापने की इकाई है। तो एक पारसेक पीसी बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है एक पारसेक बराबर? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक समुद्री मील, एक क्वेश्चन पूछ लेता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा 12 नॉटिकल मील यानी 8 नॉटिकल मील। तो वही ये वो नॉटिकल मील, एक समुद्री मील बराबर क्या होता है? 1 मिनट अक्षांश, मतलब 1852 मीटर के बराबर होता है एक समुद्री मील। एक समुद्री मील होता है दोस्तों 1852 मीटर के, या 1 मिनट अक्षांश के बराबर होता है एक समुद्री मील। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा है? उपभोक्ता आपको बताना है, देश कौन सा है। तो जो सबसे ज्यादा उपभोग करता है दालों का, वो है दोस्तों भारत। क्या है? भारत। डीएनए में आनुवांशिक जानकारी को प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार में नहीं लाया जाता, बल्कि इसे आरएनए मतलब एमआरएनए के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। मतलब अगर हमारे कोई टेस्ट होना है, तो उसके लिए अगर आपको आनुवांशिक जानकारी निकालनी है, तो डीएनए से पहले आरएनए बना जाएगा, स्थानांतरण किया जाएगा, उसके बाद में इस प्रक्रिया को करा जाएगा। जब जानकारी निकाली जाएगी तो उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रांसक्रिप्शन। नींद की खराब गुणवत्ता, अगर मैं बात करता हूं नींद की खराब गुणवत्ता और नींद में कमी कौन सी बीमारी के लक्षण हैं? अगर आपको नींद की खराब गुणवत्ता, नींद में कमी आ रही है, नींद नहीं आ रही है, तो आपको है दोस्तों अनिद्रा रोग। कौन सा रोग है? अनिद्रा। ठीक है। अल्फा कण डैश आवेशित होते हैं। तो अल्फा कण कौन से आवेशित होते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक? तो दोस्तों ये धनात्मक होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अल्फा कण हीलियम नाभिक होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे कि अल्फा कण हीलियम नाभिक होते हैं, जिनमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। जिनमें क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जिनसे उन्हें धनात्मक आवेश मिलता है। जिनसे क्या मिलता है दोस्तों? उनको धनात्मक आवेश मिलता है। अल्फा कण भारी तत्वों जैसे यूरेनियम, थोरियम और रेडियम, ठीक है। अल्फा कण कैसे होते हैं? जैसे कि किनमें होते हैं? यूरेनियम, थोरियम और रेडियम जैसे। अल्फा कणों में कम भेदन शक्ति होती है। एक सेकंड रुकेंगे। अल्फा कणों में कम भेदन शक्ति होती है, तो भेदने की क्षमता इनकी कैसी होती है? कम होती है दोस्तों। इनका अनुप्रयोग की अगर मैं बात करता हूं, तो अल्फा कणों का उपयोग धूम्रपान डिटेक्टर कैंसर उपचार में अल्फा कणों का यूज होता है। रेडियोथेरेपी है नी, रेडियोथेरेपी में अल्फा कणों का यूज होता है, और परमाणु प्रक्रियाओं के अध्ययन जैसे अनुप्रयोगों में किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे किस किस में किया जाता है? धूम्रपान डिटेक्टर, कैंसर उपचार और परमाणु प्रक्रियाओं में। किस किस में दोस्तों? अल्फा कणों का उपयोग धूम्रपान डिटेक्टर, कैंसर उपचार जिसको रेडियोथेरेपी बोलते हैं, और परमाणु प्रक्रियाओं के अध्ययन में किया जाता है दोस्तों। ठीक है। आगे दोस्तों देखते हैं, थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं। अगर किसे नीली हरी शैवाल के रूप में भी जाना जाता है, तो साइनोबैक्टीरिया, जो हमारा साइनोबैक्टीरिया होता है, उसे नीले हरे शैवाल के रूप में जाना जाता है। ठीक है। कौन सा कारक परिहृद धमनी रोग का खतरा बढ़ाता है? तो कौन सा ऐसा कारक है जो परिहृद धमनी रोग का खतरा बढ़ाता है?
तो तनाव से दोस्तों ध्यान रखना परिहृद धमनी रोग का खतरा बढ़ जाता है। तनाव से तो बहुत सारी बीमारियां दोस्तों हो जाती है, ठीक है। दुनिया में आजकल बहुत तनाव है नहीं। एक अम्ल एसिड, ठीक है, एक अम्ल एसिड और एक क्षार मतलब बेस के बीच अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अगर हम अम्ल और बेस, अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया कराएं तो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन बना देता है उसको, क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा लार श्रवण मतलब जो लार होती है, लार रहती है ना हमारी, तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा लार श्रवण और रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है जो आपकी इच्छा से नहीं हो रही हैं? तो उनको कौन कंट्रोल करता है दोस्तों? तो उनको कंट्रोल करता है मेंडुला। मस्तिष्क का भाग होता है मेंडुला। तो मेंडुला अनैच्छिक पेशियों, अनैच्छिक जो हमारी क्या होती हैं, जो ग्रंथियां होती हैं, उनको दोस्तों क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्रेन स्टेम में मुख्य भाग होता है, तो ब्रेन स्टेम में मुख्य भाग क्या होता है? तो ब्रेन स्टेम में होता है मिड ब्रेन, पोस, मेंडुला, ऑब्लोंगाटा, ऑब्लोंगाटा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे क्या क्या है? मिड ब्रेन, पोस, मेंडुला, ऑब्लोंगाटा, ये तीन मुख्य भाग होते हैं किसके दोस्तों? ब्रेन स्टेम के। किसके होते हैं दोस्तों? ब्रेन स्टेम के। यह बुनियादी जीवन कार्यों के लिए जिम्मेदार है जैसे कि सांस लेना, हृदय गति, नींद के पैटर्न से। ये अनैच्छिक आपकी ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, आपकी इच्छा के अनुसार ये नहीं होती हैं, चाहे आप चाह रहे हो, चाहे आप ना चाह रहे हो, आप सांस लेते रहोगे, ठीक है। कौन करता है? वो करता है मेंडुला करता है वैसे तो, लेकिन जो ब्रेन स्टेम जो मुख्य भाग उसमें कौन है? मिड ब्रेन, पोस्ट, मेंडुला, ऑब्लोंगाटो, ये जो तीनों चीज, ये तीन, एक दो तीन, मेंडुला, ऑब्लोंगाटा, ये तीन जो हैं ये जिम्मेदार होते हैं अनैच्छिक पेशियों के, ठीक है बेटा। स्मृति और सचेत गतिविधियां, स्मृति मतलब याददाश्त और सचेत गतिविधियां जैसे स्वैच्छिक कार्यों को नियंत्रित कौन करता है? जो आप सचेत रहते हैं, आपकी स्वेच्छा से जो काम होते हैं उन्हें करता है सेरिब्रम। अनैच्छिक को मेंडुला और ऐच्छिक को सेरिब्रम, ठीक है। ये भी हमारे मस्तिष्क का ही भाग होता है दोस्तों, है नी। ठोस पदार्थ में ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ठोस पदार्थों में अगर हम ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं या ऊष्मा का हस्तांतरण करते हैं, उस प्रक्रिया को दोस्तों चालन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? चालन। एक पदार्थ जैसे कि आपने किसी को लोहे की कोई छड़ आपने गर्म करी और जो उसको गर्म होकर जो उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है, धीरे 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 बढ़ती रहती है, तो क्या होता है? चालन होता है। क्या होता है वो? चालन। किस विटामिन की कमी के कारण, कौन सा विटामिन कम होने से इंसानों में रक्त अल्पता रोग या एनीमिया कहते हैं, रक्त अल्पता किसे कहते हैं? एनीमिया, एनीमिया हो जाता है। तो विटामिन B12 के कारण, किसके कारण दोस्तों? विटामिन B12 के कारण एनीमिया हो जाता है। लाल रक्त कोशिका निर्माण तंत्रिका संबंधी कार्य और डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है दोस्तों विटामिन B12। ध्यान रखेंगे B12 की कमी से, अगर आपके अंदर B12 की कमी है दोस्तों, तो आपको थकान होगी, कमजोरी होगी, सांस की तकलीफ होगी और संज्ञानात्मक समस्याएं आपको हो सकती हैं। इससे बचने के लिए आपको B12 की आवश्यकता होती है। B12 जो स्रोत हैं दोस्तों, किस किस से? आप मांस खाइए, मछली खाइए, अंडे, डेयरी उत्पादित पदार्थ खाइए और फोर्टिफाइड अनाज, ठीक है, फोर्टिफाइड अनाज खाइए, तो आपको B12 की कमी से आप बच सकते हैं। शाकाहारी आहार का पालन करने वाले व्यक्ति में, जो लोग दोस्तों शाकाहारी होते हैं, प्योर वेजिटेरियन है नी, शाकाहारी आहार का पालन करने वाले व्यक्ति में विटामिन B12 की कमी का खतरा अधिक होता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। जो पशु से रिलेटेड पदार्थ होते हैं उनमें इनको पाया जाता है। लेकिन जो शुद्ध शाकाहारी, शायद उनको क्या बोलते हैं? शायद वीगन बोलते हैं, वीगन।
जो वीगन लोग होते हैं, वीगन लोग वो होते हैं जो जैसे कि पशु से प्राप्त होता है दूध, वो लोग दूध भी नहीं पीते हैं, है नहीं? कहते हैं कि पशु के अंदर से आया है तो ये भी क्या है, नॉन वेज में उसको काउंट करते हैं। तो जो लोग दूध से बनी हुई चीजें भी नहीं खाते हैं, तो उन लोगों को वीगन कहते हैं। और उन लोगों में भाई साहब ये एनीमिया खतरा जो है, जो B12 की कमी है, उसका चांस ज्यादा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। एक सेकंड रुकेंगे। हाँ दोस्तों, कहाँ थे हम? बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों, जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम जैसे तत्वों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो उपधातु होते हैं दोस्तों, कौन कौन? बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम। ठीक है, क्या होते हैं बेटा? ये उपधातु होते हैं। ऐसे तत्व जो धातुओं और अधातुओं दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, मतलब उनमें धातु के भी गुण होंगे और अधातु के भी गुण होंगे, उन्हें कहते हैं दोस्तों उपधातु। अर्धचालक है तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोस्तों क्या है? अर्धचालक। ठीक है, क्या है? अर्धचालक है। किसी ऐसी स्थिति में जहां ए महिला और बी पुरुष एक ही कार्यालय में समान पद पर समान प्रकृति का कार्य कर रहे हों, परंतु असमान भुगतान प्राप्त कर रहे हों, तो संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो दोस्तों अनुच्छेद लागू होता है 39D। कौन सा होता है दोस्तों? आर्टिकल 39D। अगर एक ही ऑफिस में एक लेडी और एक मेल पुरुष काम कर रहा है और उनका वेतन अलग अलग है, तो उस टाइम पर अगर आप बात करेंगे कौन से आर्टिकल की, तो आर्टिकल 39D लागू होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। आगे देखिए आर्टिकल 18 आपको पता है उपाधियों का अंत होता है। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, आर्टिकल 21। आगे देखिए राणापा या रानापा एक मार्शल नृत्य है। राणापा या रानापा एक मार्शल नृत्य है जो डैश भारतीय राज्य से संबंधित है। तो कौन से राज्य से संबंधित है रानापा या राणापा? तो आप लोग बताएंगे रानापा और राणापा किससे संबंधित है दोस्तों? ओडिशा राज्य से संबंधित है। ध्यान रखेंगे रानापा या राणापा। एक दोस्तों उड़ीसा का गंजम जिला है। ये पारंपरिक लोक नृत्य है। बांस के खुंटों पर इसको किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अप्रैल 2025 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां पर किया गया था दोस्तों? थाईलैंड में। ये क्वेश्चन दूसरी तीसरी बार आ रहा है। तो थाईलैंड के बैंकॉक शहर में। ठीक है, थाईलैंड के बैंकॉक शहर में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। आगे बात करता हूं समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न द्रव्यमान, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और दोस्तों जो द्रव्यमान संख्या जो भिन्न द्रव्यमान हो वाले परमाणु कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। ध्यान रखेंगे, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो, उन्हें कहते हैं दोस्तों समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक। एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में 20-20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई होती है। ठीक है, ऐसी परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है? तो दोनों ही अवतल हैं। दोनों क्या है दोस्तों? अवतल हैं। क्या कारण है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है, ऋणात्मक होते हैं। बात ध्यान रखेंगे, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है। उत्तल लेंस या दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? प्लस होती है। सॉरी, अच्छा देखो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस और अवतल लेंस की फोकस दूरी, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, अवतल हो तो माइनस होगी फोकस दूरी। उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस की, अगर उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, की फोकस दूरी प्लस धनात्मक होती है। ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड Na सोडियम OH हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को औद्योगिक रूप से
जो औद्योगिक रूप से कास्टिक सोडा कहा जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा NaOH। इसका उत्पादन किसके विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ब्राइन घोल। किसके द्वारा किया जाता है? ब्राइन घोल या सोडियम क्लोराइड के द्वारा किया जाता है। NaCl सोडियम क्लोराइड, Na सोडियम Cl क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। किस दवा का उपयोग बुखार को कम करने के लिए किया जाता है? टेम्परेचर, जो बुखार होता है, बुखार का टेम्परेचर कम करने के लिए। तो बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवाई का यूज किया जाता है। एंटीपायरेटिक दवाई का यूज किया जाता है। ऐसे ही एनालेजेसिक कौन सी दोस्तों? एनालेजेसिक दवाई का यूज किया जाता है दर्द निवारक में। आपसे पूछ सकता है कि दर्द निवारक में कौन सी दवा का यूज किया जाता है? एनालेजेसिक। और जीवाणु संक्रमण अगर आपको हो गया है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है, तो एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक दवाई यूज होती है जीवाणु संक्रमण से, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से। ठीक है, दर्द निवारक के लिए एनालेजेसिक और दोस्तों बुखार के लिए एंटीपायरेटिक। ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे, पूछ सकता है। कण की गति के लिए वेग तथा समय के मध्य बनाए गए ग्राफ में, अगर कण की गति का वेग और समय के मध्य बनाए गए ग्राफ में वक्र तथा समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों? तो कण का विस्थापन होता है अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। ध्यान रखना। तो दोबारा सुन लेंगे। कण की गति के लिए वेग तथा समय के मध्य बनाए गए ग्राफ में वक्र तथा समय के अक्ष बीच का क्षेत्रफल क्या होता है? कण का विस्थापन। जब कोई कार किसी मोड़ पर मुड़ती है तो अभिकेंद्र बल किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जब कोई कार है और वो किसी मोड़ पर इस तरह से मुड़ रही है तो अभिकेंद्र बल कौन प्राप्त करेगा? तो टायरों और सड़कों के बीच घर्षण। कौन प्राप्त करता है? टायरों और सड़कों के बीच घर्षण प्राप्त करता है अभिकेंद्र बल। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? मतलब किसी पदार्थ से अगर हम हाइड्रोजन को जोड़ दें और ऑक्सीजन को निकाल दें तो कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। मतलब हाइड्रोजन जुड़ा है, ऑक्सीजन निकला है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन जुड़ा है और ऑक्सीजन निकला है, तो इसे कहते हैं अपचयन। लेकिन इसके विपरीत ऑक्सीजन का जुड़ना, यदि ऑक्सीजन जुड़ जाए और हाइड्रोजन निकल जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑक्सीकरण कहते हैं। उसे कहते हैं दोस्तों ऑक्सीकरण कहते हैं। एक चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। एक चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। द्विध्रुव पर कुल चुंबकीय बल होगा। तो द्विध्रुव पर चुंबकीय बल कितना होगा दोस्तों? तो हमेशा शून्य होता है। ध्यान रखना। कब? एक चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो द्विध्रुव पर कुल चुंबक बल कितना होगा? शून्य होता है। एक प्रोटीन तथा एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। एक समान मतलब एक जैसा ही विद्युत क्षेत्र है, स्थित है। तो क्या होगा दोस्तों? बलों के परिमाण बराबर होंगे। तो जो बल होगा, उनका जो परिमाण होगा, बल का परिमाण, तो वो क्या होगा दोस्तों? बराबर होगा। गैलीलियो ने गति के किस मूलभूत भौतिक परिमाण की संकल्पना प्रस्तुत की? गैलीलियो ने गति के किस मूलभूत भौतिक परिमाण की संकल्पना प्रस्तुत की थी? तो त्वरण की प्रस्तुत की थी। किसने? गैलीलियो ने। ध्यान रखेंगे। तो गैलीलियो ने गति के जो भौतिक परिमाण की संकल्पना की थी, किसकी? त्वरण की थी। जब एक MS वर्ड 365 में प्रिंट के लिए पेजों की अनेक कॉपियां की जाती हैं। ध्यान रखना, जब MS वर्ड में, किसमें दोस्तों? MS वर्ड 365 जो लेटेस्ट वर्जन है, प्रिंट के लिए पेजों की अनेक कॉपियां की जाती हों। पेजों को क्रम में प्रिंट करने के लिए, अगर आपको पेजों को क्रम से प्रिंट करना है तो निम्नलिखित में से किस प्रिंट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो क्या ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? कोलेटेड। किसको किया जाता है दोस्तों? कोलेटेड। तो कोलेटेड
ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जिससे कि प्रिंट जो 1 2 3 4 5 सीक्वेंस से आ जाए। तो ध्यान रखेंगे इसको भी। जीमेल में जब आप मीटिंग आमंत्रण के लिए एक लेबल लागू करना चाहते हैं और उन्हें इनबॉक्स में भेजना छोड़ना चाहते हैं तो किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए? तो कौन सा विकल्प? फिल्टर बनाएं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर को क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो जीमेल में जब आप मीटिंग आमंत्रणों के लिए एक लेबल लागू करना चाहते हैं और उन्हें इनबॉक्स में भेजना छोड़ना चाहते हैं तो किस विकल्प का यूज करेंगे दोस्तों? तो फिल्टर बनाएं। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसको दिया गया है? करंट का क्वेश्चन है। 34वां सरस्वती सम्मान दोस्तों किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। तो आप पूरा याद नहीं रखेंगे, चाहे तो आप याद रखेंगे भद्रेश दास। तो साधु भद्रेश दास को दिया गया है दोस्तों 34वां सरस्वती सम्मान 2024 में। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया गया है दोस्तों? तो भद्रेश दास। देखेंगे किसके बारे में दिया गया है दोस्तों इनको। इनकी पुस्तक, इन्होंने पुस्तक लिखी है भाई, संस्कृत में पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा लिखी है भद्रेश दास जी ने, जिनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। नवीन शहरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, जो नवीन शहरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बजट 25-26 में घोषित अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ का मूल्य कितना है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे शहरी विकास के लिए दिया गया है 1 लाख करोड़। कितना फंड दोस्तों? 1 लाख करोड़ रुपए। यह फंड शहरों को विकास व हब बनाने, रचनात्मक पुनर्विकास और जल स्वच्छता के लिए चैलेंज आधारित है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे किस किस के विकास, हब बनाने, रचनात्मक पुनर्विकास और क्या, जल स्वच्छता के लिए ये दिया गया 1 लाख करोड़। FIDE फिडे महिला शतरंज विश्व कप। फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय महिला कौन बनी है दोस्तों? तो फिडे महिला शतरंज विश्व 2025 जीतने वाली महिला पहली भारतीय महिला है दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे। पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है दिव्या देशमुख। तो दिव्या देशमुख जी हैं जो बनी है पहली भारतीय महिला फिडे महिला शतरंज विश्व कप में। ठीक है दोस्तों, कोनेरू हम्पी, इन्होंने हराया किसको है? कोनेरू हम्पी को हराया है, ये भी भारतीय ही थी। और आयोजन कहां हुआ था? जो फिडे महिला शतरंज विश्व कप का आयोजन कहां हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिडे महिला विश्व शतरंज का जो आयोजन हुआ है, शतरंज विश्व कप का आयोजन कहां हुआ है? तो बतूमी जॉर्जिया में हुआ है दोस्तों। कहां हुआ है? बतूमी जॉर्जिया में। और जुलाई में हुआ था ये 5 जुलाई से 29 जुलाई तक हुआ था ये। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब संशोधन किया गया था? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब संशोधन किया गया था दोस्तों? तो 1976 में संशोधन किया गया था। और 1976 का जो संशोधन था वो था 42वां संशोधन। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। आदिवाणी ऐप, एक ऐप है आदिवाणी, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो जनजातीय मामलों के लिए लॉन्च किया गया है आदिवाणी ऐप। आप ध्यान रखेंगे आदिवाणी ऐप जो है दोस्तों वो जनजातीय मामलों के लिए लॉन्च किया गया है। जनजातीय भाषाओं का अनुवाद करने के लिए भारत का पहला AI ऐप है ये। तो जनजातीय भाषाओं का अनुवाद करेगा दोस्तों ये, और ये पहला AI जो ऐप है भारतीय है नहीं। आगे देखेंगे, जनवरी 2025 में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आयोजित किया गया था। तो जनवरी 2025 में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहां पर आयोजित किया गया था? इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किया गया था दोस्तों, कहां पे? नई दिल्ली में। ध्यान रखना,
तो 2025 में जनवरी में किया गया था। कौन सा? इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहां पे दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया था। और कहां किया गया था? नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसको किया गया था दोस्तों। मीनाक्षी अम्मा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो मीनाक्षी अम्मन मंदिर का निर्माण, अम्मा नहीं है सॉरी, अम्मन है। क्या है दोस्तों? मीनाक्षी अम्मन। तो मीनाक्षी अम्मन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? कुलशेखर पंडियन, कुलशेखर पांडियन के द्वारा किया गया था दोस्तों। कुलशेखर पांडियन, पांड्य मतलब पांड्य जो साम्राज्य था तो उनसे संबंधित है। पांड्य साम्राज्य से संबंधित है कौन? कुलशेखर पांडियन। तो कुलशेखर पांडियन जो थे वो मीनाक्षी अम्मन मंदिर का निर्माण करने वाले थे। ठीक है। केरल में मनाया जाने वाला वेटुकड़, केरल में मनाया जाने वाला वेटुकड़ महोत्सव किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, केरल में मनाया जाने वाला क्या वेटुकड़ महोत्सव, तो केरल में मनाया जाने वाला वेटुकड़ महोत्सव किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है दोस्तों? तो ये है दोस्तों ईसाइयों से संबंधित। किससे संबंधित दोस्तों? ईसाइयों से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में नाटक के लिए लोकप्रिय रूप से प्रयुक्त शब्द है। तो छत्तीसगढ़ में नाटक के लिए लोकप्रिय रूप से प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो गम्मत कहते हैं। छत्तीसगढ़ में नाटक के लिए शब्द यूज होता है गम्मत। क्या कहते हैं? गम्मत। गम्मत। दाहिने हाथ के, देखो ये थोड़ा डिटेल से लिखा है मैंने, दोनों तीनों चीजों को समझाया है, बहुत अच्छे तरह समझेंगे। एक क्वेश्चन जरूर बनेगा दोस्तों, अगर दिल्ली पुलिस वगैरह का आप या रेलवे वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, 110% इससे क्वेश्चन आने वाला है। दाहिने हाथ के अंगूठे, तो दाहिना हाथ ये होता है और बायां हाथ ये होता है। अगर आपको दाएं बाएं में दिक्कत होती है तो आप ऐसे बनाइए, अपनी उंगली को ऐसे मोड़ के ऐसे, तो देखेंगे ये डी बनना है ना, वहां डी, और ये बनता है बी। तो D4 दायां और B4 बायां होता है ना ऐसे। ये B4 बायां हो गया और ये क्या? D4 दायां। तो दायां ये होता है, बायां ये होता है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। नहीं तो इंग्लिश में आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो अगर दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में, जो दाहिने हाथ का ये जो अंगूठा है इसके नियम में अंगूठे को किस दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है? निर्देशित, तो किस दिशा की ओर अंगूठा कौन सी दिशा दर्शाता है? तो ये विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है दोस्तों। किस दिशा दर्शाता है? विद्युत धारा की दिशा। दाहिने हाथ का अंगूठा क्या दर्शाता है दोस्तों? विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है। आगे पढ़ेंगे मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, तो कौन सा है? मैक्सवेल। ठीक है, हालांकि एक नाम और जुड़ा हुआ है, अभी बताएंगे। मैक्सवेल के बारे में पढ़ने पहले, तो मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम या कहते हैं पेंच नियम। क्या कहते हैं इसको? पेंच नियम के अनुसार यदि हम धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा के दिशा में हो, ठीक है भैया, तो मुड़ी हुई उंगलियां, जो आपकी ये मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं चालक के चारों ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं कि चालक के चारों ओर क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो मुड़ी हुई उंगलियां विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं चालक के चारों ओर, और जो हमारा अंगूठा है दोस्तों वो दर्शाता है विद्युत धारा को। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए दायां हाथ बना रखा है मैंने, ये रहा, ये ऐसे। अब इसी से रिलेटेड है किसका? फ्लेमिंग का नियम। किसका नियम है दोस्तों? फ्लेमिंग का नियम। मैक्स मूलर आपने सुना नहीं होगा, लेकिन आज सुन लिया, ध्यान रखेंगे। मैक्स मूलर का नियम भी है ये विद्युत धारा से। और फ्लेमिंग कहते हैं, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो देखो दोस्तों, ये मोशन दिखा रहा है नहीं? ये मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये धारा की दिशा, ये ऐसे दिखा रही है। 90 डिग्री पे होता है, ये इसके 90 डिग्री, ये इसके 90 डिग्री, फिर ये इसके 90 डिग्री। तो ये जो दिखाता है इस तरह से, आप लोग देख पा रहे हो, ये दिखाता है विद्युत धारा को, ये मैग्नेटिक फील्ड को, और ये धारा की दिशा, करंट की दिशा को दिखाता है। जैसे देखो फ्लेमिंग के नियम में अंगूठा बल F चालक की गति, तो चालक की गति, ठीक है, चालक की गति कौन दिखाता है दोस्तों? तो अंगूठा दिखाता है। विद्युत धारा की गति भी कह सकते हैं। तो गति जो दिखाता है कौन दिखाता है? अंगूठा। तर्जनी उंगली दिखाती है, तर्जनी कहते हैं दोस्तों इसको, ये होती है हमारी तर्जनी उंगली। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है
और मध्यमा, मध्यमा दोस्तों कहते हैं इस वाली उंगली को, जो ये वाली उंगली है मध्यमा, बीच वाली उंगली जो दोस्तों ये वाली, यानी इसे कहते हैं मध्यमा। ये धारा की दिशा आई, धारा की दिशा, धारा की दिशा किसमें दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। आई दर्शाती है उत्तर से दक्षिण, तो धारा की दिशा दर्शाती है उत्तर से दक्षिण, ठीक है। मध्यमा कौन सी, मध्यमा उंगली क्या दर्शाती है दोस्तों, धारा की दिशा दर्शाती है। उपयोग क्या है दोस्तों, अगर उपयोग की बात करते हैं, उपयोग विद्युत जनरेटर में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा निर्धारित करना। तो विद्युत जनरेटर में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करना, ध्यान रखना। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के, कौन से, दाएं हाथ के नियम का उपयोग क्या है दोस्तों, विद्युत जनरेटर में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा निर्धारित करना, धारा की दिशा निर्धारित करना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, ये देखिए थोड़ा डायग्राम बढ़िया नहीं बना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। तो बाएं हाथ में क्या है, ये बल, फोर्स को दर्शाता है, गति, वही है गति या बल। ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है, और ये भैया करंट को, करंट फ्लो को दर्शाती है, ध्यान रखना। तो देखिए अंगूठा क्या दर्शाता है, बल या गति या दिशा। तर्जनी उंगली चुंबक के क्षेत्र को, तर्जनी चुंबक के क्षेत्र इसमें भी और इसमें भी। मध्यमा विद्युत धारा, तो करंट फ्लो को दर्शाती है मध्यमा, ठीक है। एक बार मैं आपको और दिखा देता हूं। तो विद्युत धारा कौन दर्शाता है दोस्तों, अंगूठा मैक्समूलर में, ठीक है। और यहाँ पे विद्युत धारा क्या दर्शाता है, विद्युत धारा दर्शाती है यहाँ पे मध्यमा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैक्समूलर में विद्युत धारा दर्शा रहा था कौन, अंगूठा, और यहाँ पे दर्शा रहा है बाएं हाथ में मध्यमा उंगली विद्युत धारा को दर्शा रही है। अंगूठा बल या गति को दर्शा रहा है, और तर्जनी चुंबक के क्षेत्र को दर्शा रही है। और जैसे कि यहाँ पे था, अंगूठा क्या दर्शा रहा था, बल या चालक की गति। देखो दोनों को एक साथ दिखा देता हूं मैं, बल या चालक की गति, बल या चालक की गति। और तर्जनी उंगली चुंबक के क्षेत्र, तर्जनी उंगली चुंबक के क्षेत्र। और दोस्तों मध्यमा धारा की दिशा और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है, ठीक है, दिशा निर्धारित करती है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगर आपने ठीक से समझ लिया होगा तो इसके बाद में आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को। आगे देखते हैं 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में किसने यह प्रमाणित किया था कि 14 आकाशीय जालक लेटिस हैं। तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में किसने यह प्रमाणित किया कि 14 आकाशीय चालक लेटिस हैं। तो ऑगस्टे ब्राबेस, ऑगस्टे ब्राबेस ने किया था दोस्तों। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कह दिया था कि भैया 14 आकाशीय जालक हैं, मतलब 14 आकाशीय जालक मतलब ब्रह्मांड है 14, ठीक है। जब लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को जोर से गर्म किया जाता है तो क्या होता है, जब लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को जोर से गर्म किया जाता है तो दोस्तों क्या होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भूरा धुआं निकलता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, क्या दोस्तों, NO2। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भूरा धुआं निकलता है। और लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो दस लेड नाइट्रेट, ये दोस्तों फॉर्मूले वगैरह भी पूछ लेता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। वाटर गैस CO प्लस H2 को मेथेनॉल में बदलने के लिए, वाटर गैस से दोस्तों COH2 को मेथनॉल में बदलने के लिए किस उत्प्रेरक मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो मेथेनॉल को, मतलब कि वाटर गैस को मेथनॉल में बदलना है, वाटर गैस को मेथनॉल में बदलना है तो दोस्तों हम यूज करते हैं ZNO प्लस Cr2O3। तो ZNO प्लस जिंक ऑक्साइड होता है दोस्तों ये, ठीक है। और ये क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ZNOCr2O3 होता है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं इसके, जो डिटेल से दे रखा है मैंने, औद्योगिक स्तर पर मेथनॉल CH3 का उत्पादन वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण से किया जाता है। तो CO2H2 और डाल देंगे क्या, ZNOCr2O3, तो बन जाएगा CH3OH, CH3
OH मेथनॉल बन जाएगा। इसे उच्च दाब और उच्च तापीय वाली अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ZNO, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, किसको दोस्तों, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, तो क्रोमियम ऑक्साइड के मिश्रण के उपयोग उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एक कण पर नियत शक्ति आरोपित की जाती है तब निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नियत रहेगी? तो गतिज ऊर्जा के परिवर्तन की दर दोस्तों क्या रहेगी? नियत रहेगी। शक्ति, पावर, कार्य करने की दर या ऊर्जा परिवर्तन की दर को कहते हैं दोस्तों शक्ति कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण को ओस्टवाल्ड विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में ओस्टवाल्ड विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो प्लेटिनम रोडियम जाली का, किसका दोस्तों? प्लेटिनम रोडियम जाली का उपयोग किया जाता है किसमें दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में। तो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, ठीक है। हाँ, कवर हो जाएगा दोस्तों, जहां तक ख्याल है 1 घंटे की वीडियो में पूरा। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का तृतीय नियम। तो ग्रहों की गति की अगर बात करता हूं मैं, तो केपलर का नियम है ग्रहों की गति संबंधित, केपलर ने नियम दिए थे। तो जो तृतीय नियम है, तीसरा नियम है, 3 नियम दिए थे। तो टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती है आर की क्यूब के, ठीक है। तो केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है? किसी ग्रह के परिक्रमण काल टी किसको डिनोट करता है? परिक्रमण काल को, समय को, सूर्य से उसकी औसत दूरी आर के घन के समानुपाती होती है। कैसी होती है दोस्तों? समानुपाती होती है। मतलब जो काल का वर्णन, काल का स्क्वायर, सॉरी, परिक्रमण काल का जो टी का स्क्वायर वो समानुपाती है नहीं, किसके? उसकी दूरी, औसत दूरी आर किसको दर्शा रहा है दोस्तों? औसत दूरी को दर्शा रहा है। तो औसत दूरी आर के घन के समानुपाती होती है। तो केपलर का तीसरा नियम कहता है। देखो, तीनों नियम का मैंने यहाँ पे लिख दिया है। केपलर के 3 नियम ग्रह की गति का वर्णन करते हैं। तो फर्स्ट, कक्षाओं का नियम। पहला कौन सा है? तो आपसे पूछ रहा पहला नियम केपलर का कौन सा है? तो कक्षाओं का नियम। दूसरा नियम कौन सा है? क्षेत्रफल का नियम। और तीसरा नियम कौन सा है? परिक्रमण का नियम। तो ध्यान रखेंगे, कक्षाओं का पहला, दूसरा क्षेत्रफल का, और तीसरा भैया परिक्रमण का, ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करता हूं किसकी दोस्तों? फर्स्ट लॉ की, तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, ठीक है, और सूर्य उस दीर्घवृत्त के 2 नाभिकों में से किसी एक पर स्थित है। यह बात ध्यान रखेंगे पहले वाले नियम में, ठीक है, कि जो सभी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं और सूर्य उस दीर्घवृत्त के 2 नाभिकों के में से किसी एक पर स्थित है। क्षेत्रफल का नियम क्या कहता है? किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा, किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा त्रिज्या जो होती है सदिश समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। और तीसरा वाला दोस्तों आपने पढ़ लिया कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल टी का जो स्क्वायर होगा वो आर की क्यूब के समानुपाती होगा। आर क्या होती है दोस्तों? औसत दूरी होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, केपलर के तीनों नियम। दोस्तों आगे बात करते हैं। एक कण 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 2 चक्कर, एक कण 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 2 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है, तो कण का त्वरण क्या होगा? तो कण का त्वरण क्या होगा? तो देखो दोस्तों, आर की वैल्यू दी है कितनी? त्रिज्या दी है ना आर 25 सेंटीमीटर, और दोस्तों जो हमें दिया चक्कर कितने दिए? 2 चक्कर 1 सेकंड में है नी। तो n बराबर कितनी है? 2 रेवोल्यूशन 1 सेकंड में, पर सेकंड। तो हमने सेंटीमीटर को मीटर, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में हम दूरी को नापते हैं, मीटर प्रति सेकंड चाल को नापते हैं। देखो देखिए, तो कोणीय वेग क्या? W बराबर 2 पाई n। तो कोणीय वेग होता है दोस्तों W बराबर 2 पाई n के बराबर होता है कोणीय वेग। तो यहां से हमने कोणीय वेग निकाल लिया, 2 पाई है ही, n की वैल्यू 2 है, तो 4 पाई। अब ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अभिकेंद्र त्वरण जो A बराबर होता है W स्क्वायर इंटू R के बराबर होता है। किसके? W स्क्वायर, कोणीय वेग गुणा के त्रिज्या के बराबर होता है क्या दोस्तों? हमारा त्वरण। तो जो हमारा कोणीय वेग W कितना आया था? 4 पाई आया था। तो 4 पाई का स्क्वायर, और R की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे, काट कूट के आ गया हमारा 4 पाई स्क्वायर। ठीक है भैया,
रेलवे वगैरह में पूछता है दोस्तों, या दिल्ली पुलिस AWTPO वगैरह में ये पूछ लेता है। एक सेकंड रुकेंगे दोस्तों, शायद ये फिर रुक गया है। आगे देखेंगे दोस्तों, कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है? तो कौन सी राशि है जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन नहीं करती है? तो एक विद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कौन सी राशि है दोस्तों? कौन सी विद्युत सॉरी 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 कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करते? विद्युत नहीं, व्युत्क्रम वर्ग नियम का। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है। तो एक विद्युत द्विध्रुव के कारण, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, दूरस्थ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्रम वर्ग नियम का अर्थ है, क्या अर्थ है? देखो दोस्तों, विद्युत, यार ये विद्युत क्यों बोल रहा हूं बार बार, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम वर्ग नियम का अर्थ है, जो व्युत्क्रम वर्ग नियम कौन सा है दोस्तों? कि राशि दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ में आया नहीं आया? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये देख लीजिए, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है या होनी चाहिए। आगे देखेंगे, इंटरनेट प्रौद्योगिकी, इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी? तो इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में तो कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी दोस्तों? तो HTML, आप लोग जानते होंगे। MS वर्ड 2010 में टेबल की, MS वर्ड की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? MS वर्ड 2010 में टेबल की एक रो में पिछले साल में जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट, पिछले साल नहीं, पिछले सेल है यार, पिछले सेल में जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया था दोस्तों? तो पिछली सेल में अगर आपको जाना है तो आपको दबाना पड़ेगा शिफ्ट प्लस टैब। अगर आप शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करते हैं तो आप MS वर्ड में पिछले सेल में आप चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पिछली रो में, सेल किसे कहते हैं? रो को कहते हैं, चले जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन विकल्प का निरूपण करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन विकल्प का निरूपण करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो FX। तो इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस F3। तो इंसर्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट है? इंसर्ट का है शिफ्ट के साथ F3। अगर आप करते हैं तो क्या जब कहां पहुंच जाएंगे? इंसर्ट फंक्शन विकल्प पर। ठीक है, तो FX का हम शब्द का यूज करते हैं। किस इंटरनेट का संसाधन एक किसे इंटरनेट पर संसाधन का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक विशिष्ट पहचानकर्ता, यूनिक आइडेंटिफायर के रूप में परिभाषित किया गया है? तो किसे किया गया है दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को क्या कहा गया है दोस्तों? इंटरनेट पर संसाधन का पता लगाने के उपयोग में एक विशिष्ट पहचानकर्ता, यूनिक आइडेंटिफायर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे देखते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों को चिन्हित करता है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों को चिन्हित करता है दोस्तों? तो दक्कन का पठार। किससे बना है दोस्तों? बेसाल्ट चट्टानों से बना है, और इसमें कपास और गन्ने के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी है। 1991 के सुधारों के बाद रोजगार के अवसर का क्या हुआ? तो विशेष रूप से निजी और सेवा क्षेत्रों में वृद्धि हुई है दोस्तों। निजी और सेवा क्षेत्रों में वृद्धि हुई है कब? 1991 के सुधार के बाद। ठीक है, भारत में मानव विकास के लिए मुख्य चुनौती में से किसे माना जाता है? तो भारत में मानव विकास के लिए मुख्य चुनौती में किसे माना जाता है? लगातार क्षेत्रीय असमानताओं को माना जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं, उत्तरी मैदान का वह सबसे बड़ा भाग, उत्तरी मैदान का वह
सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जो पुराने जलोढ़ से बना है तो उसे बांगर कहते हैं, पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। राज्यसभा के सदस्य के लिए कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो 6 वर्षों के लिए, पहले हम पढ़ चुके हैं। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और राज्यसभा जो सदस्य होते हैं, अधिकतम राज्यसभा में सदस्य हो सकते हैं 250, जिसमें 238 आते हैं दोस्तों कहां से? राज्य के सदस्यों से या केंद्र शासित प्रदेशों से। और 12 राष्ट्रपति इसमें राज्यसभा में मनोनीत करता है, यह आपने खूब पढ़ा होगा। किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया? तो बंगाल के विभाजन होना चाहिए, इस बात का समर्थन किस पार्टी ने किया था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था। संस्थापक कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। जो जिस तरह हमारे देश में गांधी जी हैं, उस तरह पाकिस्तान के लिए गांधी कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना ने नाम ले रखा है वहां पे। और आगा खां, खवाजा सलीमुल्लाह और हकीम अजमल खान, वकार उल मुल्क, तो ये लोग थे दोस्तों किसके? मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे। और स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने घोड़े से गिरने पर लगी चोट के कारण मृत्यु हो गई? आपको खूब पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, पोलो खेलते हुए, है नहीं दोस्तों? पोलो खेलते हुए बेचारा घोड़े से गिरकर मर गया था। इसे लाख बख्श के नाम से जाना, किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो किसका गुलाम था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। आगे जो आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, लेकिन सुल्तान की उपाधि नहीं मिली थी, क्योंकि इसको मोहम्मद गोरी ने गुलाम के पद से मतलब गुलाम का जो इसके ऊपर टैग लगा हुआ था उसको नहीं हटाया था, इसे गुलामी से आजाद नहीं किया था। और सल्तनत जो सुल्तान उसी को बोल सकते हैं जो गुलाम किसी का ना हो। ठीक है, इसने गुलाम वंश, मामलूक वंश, क्या कहते हैं? मामलूक वंश। तो गुलाम वंश को क्या कहते हैं दोस्तों? मामलूक वंश की स्थापना करी थी। और दोस्तों ये रहा था बेचारा 1200 जो गुलाम वंश का काल है 1206 से 1290 तक रहा था। लेकिन अगर मैं कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करता हूं तो 1206 से 1210 तक रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, 4 साल रहा। उसके बाद आया शमसुद्दीन इल्तुतमिश, आप याद रखेंगे इल्तुतमिश के नाम से। तो इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक रहा। उसके बाद आई रजिया सुल्तान, 36 से 40 तक, 4 साल ये रही। फिर रजिया सुल्तान के बाद आता है बलबन, 1266 से 1287, काफी दिन इसने बलबन ने शासन किया था। आगे देखते हैं। एमएस वर्ड में टेक्स्ट के बीच में एक रेखा खींचने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको अगर एमएस वर्ड में टेक्स्ट कोई लिखा हुआ है और आपको बीच में ऐसे लाइन खींचनी है, जैसे कि आपको दिखाना भी है और गलत भी करना है कि पहले ये था और इसको काट के ये हो गया है, तो उसके लिए तो एमएस वर्ड में टेक्स्ट के बीच में एक रेखा खींचने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं? तो उसे करते हैं स्ट्राइक थ्रू। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। ध्यान रखेंगे। एक सेकेंडरी विंडो जो उपयोगकर्ताओं को एक कमांड देने की अनुमति देती है। एक सेकेंडरी विंडो जो उपयोगकर्ताओं को एक कमांड देने की अनुमति देती है, उपयोगकर्ताओं में एक प्रश्न पूछती है या उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों डायलॉग बॉक्स। क्या कहते हैं उसको? डायलॉग बॉक्स। एमएस एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किस फीचर का उपयोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से डेटा को दृश्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो चार्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? चार्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करेंगे। एमएस एक्सेल 2010 सीट में टेक्स्ट, एमएस एक्सेल 2010 सीट में टेक्स्ट ओवरफ्लो समस्या वाले सेल को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है दोस्तों? तो उसे कर सकते हैं हम टेक्स्ट रैपिंग के द्वारा। किसके द्वारा? टेक्स्ट रैपिंग के द्वारा। एक समान वृत्तीय गति में, एक समान जो वृत्तीय गति अगर चल रही है समांतर, तो चाल नियत होती है। ध्यान रखेंगे, एक समान वृत्तीय गति में क्या नियत होता है? तो चाल नियत रहती है, ध्यान रखना।
नागर मंदिर वास्तुकला में जगती शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो जगती शब्द किसे कहते हैं? ऊंचा चबूतरा जिस पर मंदिर बना होता है। जो ऊंचा आपने देखा होगा कहीं मंदिर, तो आपने मंदिर बना हुआ देखा होगा तो एक चबूतरा बनता है, फिर उसके ऊपर मंदिर बनता है नहीं? तो जो ऊंचा चबूतरा होता है उसे कहते हैं जगती, ध्यान रखेंगे। और जो मंदिर के अंदर का वो जो स्थान होता है उसे कहते हैं गर्भगृह। क्या कहते हैं उसको? गर्भगृह। मंदिर के अलग अलग पार्ट बटे हुए होते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। आगे देखेंगे, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित अगली जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इमेजिंग एमआरआई किसने लॉन्च की है? तो क्या कह रहा है दोस्तों? भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित, जो भारत में ही विकसित हुई है, और अगली जनरेशन मैग्नेटिक रिनोजेशन इमेजिंग किसने लॉन्च की है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की है एमआरआई, जनरेसिक मैग्नेटिक रोजेनेंस इमेजिंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो एमआरआई किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के सत्यान्वेषण के लिए कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में मिशन भेजा था? तो किसके नेतृत्व में मिशन भेजा था दोस्तों? मालवीय जी के नेतृत्व में। जेवी नहीं, जो मावलंकर अलग है, ये मालवीय जी है, मालवीय जी है नहीं? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, आप लोगों को याद होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष में किया गया? तो उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था 1950 में। ध्यान रखेंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष में किया गया था? 1950 में। 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया ये, ठीक है, और यह तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। न्यायमूर्ति कौन है फिलहाल? वी आर गवई, जो भारत के 52वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है हमारे वी आर गवई, ठीक है, और 52वें मुख्य ये न्यायाधीश है। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे आप। इंडस शब्द को संस्कृत में कहा जाता है, तो सिंधु को संस्कृत में इंडस कहा जाता है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाम हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा नाम है जो हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? तो पीसी महालोविस, नॉर्मन वोरलॉग, एमएस स्वामीनाथन, विलियम गॉड। आप बताएंगे, बताइए दोस्तों। इसमें तो देखो टिक भी नहीं लग रहा है, आप लोग बताएंगे, इसको जल्दी बताएंगे। तो कौन है? पीसी महालनोविस। तो पीसी महालनोविस जो है दोस्तों हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। और नॉर्मन वोरलॉग, जो नॉर्मन वोरलॉग है, विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो आपसे पूछेंगे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वोरलॉग को, नॉर्मन वोरलॉग, नॉर्मन वोरलॉग को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, किसे राजकोषीय घाटे को घटाकर निवल ब्याज देनदारी के रूप में सही ढंग से परिभाषित किया गया है दोस्तों? तो प्राथमिक घाटे को। डॉक्टर संदा नायर को डैश कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है? तो मोहिनी अट्टम, जो मोहिनी अट्टम एक नृत्य है नहीं? तो मोहिनी अट्टम के लिए कलाकार भी हैं, शिक्षक भी हैं और प्रस्तावक भी हैं। कौन है? तो डॉक्टर सनद नायर। कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो नाटो। और थोरा यूपी का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। तो थोरा कहां का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है दोस्तों? तो यूपी का है थोरा। लाहो कहां का है दोस्तों? मेघालय का लाहो नृत्य है प्रसिद्ध। मेघालय में कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है? लाहो। और हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? नाटो। यूपी में कौन सा है? थोरा। जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है जैन धर्म से रिलेटेड अगर बात करते हैं? ये भिक्षु हैं जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं। ये भिक्षु हैं जिन्हें 4वीं शताब्दी में विंध्य के दक्षिण की ओर प्रवास किया। उन्होंने 12 अंग सहित धर्म सूत्र कैनोनिकल टेक्स्ट को मान्यता दी। ये विश्वास करते थे कि स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। तो भाई ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? तो ये भी है, कहते हैं भैया ये जैन धर्म में कि स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, और 12
इन्होंने अंगोर जो लिखे ही हैं, ये भिक्षु हैं, श्वेत वस्त्र पहनते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये गलत है आपका, ये भिक्षु हैं जिन्हें 4वीं शताब्दी में विंध्य दक्षिण की ओर प्रवास किया था। नहीं दोस्तों, ये नहीं है, ये गलत है। किसने ब्रह्म समाज के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है? तो किसे ब्रह्म समाज के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है? तो आत्मीय सभा को जाना जाता है दोस्तों ब्रह्म समाज के अग्रदूत के रूप में। आगे देखते हैं, मकर विलककू मकर विलककू त्योहार में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? बताओ। मकर विलककू त्योहार, तो मकर विलककुर जो त्योहार है दोस्तों, वो कौन से राज्य में मनाया जाता है? आप लोग बताएंगे तो केरल में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है दोस्तों? केरल में। इस त्योहार में केरल में सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है कब? जब मकर विलकक्कू त्योहार, तो मकर से ध्यान रखेंगे मकर संक्रांति से याद रखेंगे केरल, ठीक है। मकर विलकक्कू, मकर से याद रखेंगे मकर संक्रांति ध्यान रखेंगे केरल, ये ध्यान रखेंगे। और कौन सा मंदिर में? सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था दोस्तों? तो घासीदास। तो घासीदास थे, जो घासीदास ने जो चमड़ा श्रमिक थे उनकी स्थिति के सुधार के लिए एक आंदोलन शुरू किया था। बहुआयामी गरीब सूचकांक एमपीआई, बहुआयामी गरीब सूचकांक एमपीआई 2021 के अनुसार भारत में किस राज्य में गरीबी दर सबसे अधिक है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा गरीबी दर बिहार में है। अगले वर्ष आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप की मेजबानी का अधिकार किस देश को दिया गया है? तो अगले वर्ष आईएसएसएफ मतलब जूनियर विश्व कप की मेजबानी का जो दिया गया है अधिकार, वो दिया गया है दोस्तों हमारे इंडिया भारत को। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है, तो कौन से आर्टिकल अवसर की समानता थे? आपको रटवा दिया मैंने, ये आर्टिकल 16। किस पर्वतीय श्रेणी के पश्चिमी तट पर ग्रेट भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल स्थित है? कहां पर है दोस्तों? तो अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन सा? ग्रेट भारतीय मरुस्थल थार। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को और शहरों में बदलने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को शोर शहरों में बदलने जा रही है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान यह घोषणा कहां की गई है दोस्तों? तो यह घोषणा करी गई है योगी जी के निवास स्थान गोरखपुर में, ठीक है। डीके कार्वे, अगर आपसे बात करें, ये कुछ हैं दोस्तों, देखिए डीके कार्वे सचिव विडो री मैरिज एसोसिएशन के ये हैं। और जेईडी वेथुन कहां? कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य हैं ये। वीएम मालावारी हैं, वरी नहीं है, मालावारी, बीएम मालावारी बाल विवाह विरुद्ध संघ प्रारंभ किया था इन्होंने, तो ध्यान रखना है इनको भी। तो बाल विवाह विरुद्ध संघ प्रारंभ किसने किया था? तो वीएम मालावारी। कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य कौन थे प्रथम? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जेईडी वेथुन याद रखेंगे, बाकी चाहे याद रखो मत रखो। सचिव विडो री मैरिज एसोसिएशन तो डी के कॉर्वे, ये याद रखेंगे, इनसे रिलेटेड है। वैष्णववाद में देवता के कितने अवतारों को मान्यता दी गई है दोस्तों? 10 अवतारों को मान्यता दी गई है। बैटरी आधार पहला किसने शुरू की थी? बैटरी आधार पहल किसने शुरू की है? जितेंद्र सिंह। तो जितेंद्र सिंह ने शुरू की है बैटरी आधार पहल। कौन सा नर्तक ओडिशा नृत्य से संबंधित है? तो ओडिशा से कौन से संबंधित है? सुजाता महापात्रा। तो कौन सा नृतक ओडिशा नृत्य संबंधित है? 4 ऑप्शन होते हैं, आप लोग बताइए। तो ओडिशा नृत्य से संबंधित हैं कौन? सुजाता महापात्रा। तो सुजाता महापात्रा ओडिशा नृतक हैं। द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रयोग योगदान था? तो लोहे का यूज हुआ था दोस्तों द्वितीय नगरीकरण में। कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में क्या है दोस्तों? कॉलेजियम प्रणाली ध्यान रखेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, कोर्ट वगैरह में कॉलेजियम प्रणाली है, आपने खूब नाम सुना होगा, खूब रुक के कटे हैं अब से पहले, ठीक है, न्यूज़ों पे कि कॉलेजियम प्रणाली बेकार है, अच्छी है, ये है और वो है।
तो उसी के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। कोलेजियम प्रणाली के संबंध में, यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से विकसित हुई थी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से विकसित हुई थी। बिल्कुल सही बात है। यह न्यायाधीशों की नियुक्तियों और स्थानांतरण की सिफारिश करती है। बिल्कुल सही बात है। और इसमें मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हैं। ये भी सही बात है। तो ये आप ध्यान रखेंगे तो पूछ लेगा कौन सी बात सही नहीं है। चौथा ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। भारत के पंजीयक जनरल द्वारा भारत के नवीनतम मातृ मृत्यु अनुपात MMR डेटा जारी किया गया था। 2019-21 की अवधि के लिए भारत का MMR क्या था? तो 93 था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। असम के सबसे विशिष्ट प्रकार के लोकगीत हैं, तो कौन से हैं दोस्तों? बिहू। ये तो आपको याद होगा, असम का लोकगीत कौन सा है दोस्तों? बिहू है। फसलों का कौन सा समूह रेशेदार फसलों से संबंधित है और भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है? तो दोस्तों कौन सा है? जूट और भांग। जूट और भांग रेशेदार फसलों से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 जो आर्टिकल 20 है, संबंधित किससे दोस्तों? अपराधों के लिए सजा से संबंधित में संरक्षण, अपराधों से संरक्षण। ठीक है, संरक्षण का अधिकार से संबंधित है। कौन सा? आर्टिकल 20। तेलंगाना में कानून प्रवर्तन के लिए उद्घटित तो जो तेलंगाना में कानून परिवर्तन के लिए उद्घटित साइबर सुरक्षा हार्डवेयर प्रयोगशाला का नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है टी-सेल्ड, टी-सेल्ड। ठीक है। तो तेलंगाना में कानूनी प्रवर्तन के लिए उद्घटित साइबर सुरक्षा हार्डवेयर प्रयोगशाला का नाम क्या है दोस्तों? टी-सेल्ड। आगे बात करते हैं। तमिलनाडु क्षेत्र में स्वयं सम्मान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों? तो 1925 में। तो तमिलनाडु क्षेत्र में स्वयं सम्मान आंदोलन शुरू हुआ था 1925 में। डैश जम्मू और कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य है, तो दुमहल। जो दुमहल नृत्य है वो जम्मू और कश्मीर का नृत्य है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट घाटे के रूप में भारत सकल घरेलू उत्पाद GDP का जो 19-20, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट घाटे के रूप में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत दर्ज किया गया था दोस्तों? 4.59। ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल 112 क्या होता है? वित्तीय वर्ष विवरण, बजट किस में आता है? 112 आर्टिकल में। ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के आधार पर, तो ध्यान रखेंगे भारत में ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025, ICC चैंपियनशिप 2025, ध्यान रखेंगे भारत में फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया और पूरे चैंपियनशिप में एक भी मैच हारे बिना अपराजित रहा। ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है। तो भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया और पूरे चैंपियनशिप में एक भी मैच में हारे बिना पराजित रहा। ठीक है। इस वर्ष के मेजबान पाकिस्तान और UAE थे। तो इस वर्ष इसके मेजबान कौन थे? पाकिस्तान और UAE। बिना अपराजित नहीं, पराजित रहा। ये अपराजित नहीं, पराजित रहा। ठीक है, काट देंगे, पराजित रहा। ICC चैंपियनशिप में भारतीय मरुस्थल की दी गई चारित्रिक विशेषताओं को पढ़िए और भारतीय मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ प्रतिवर्ष 500 मिलीमीटर, बिल्कुल बेकार है भैया। 500 मिलीमीटर वर्षा हो जाएगी तो मरुस्थली कहां चला जाएगा? इसमें बालू के टीले होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। इसे मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। जबकि ये भाई साहब हो जाएगा इसका गलत दोस्तों। तो ये हो गए दोस्तों हमारे क्वेश्चन खत्म। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कल मिलते हैं।